हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। आज हम लोग इनफर्टिलिटी से संबंधित जो है बातों को जानेंगे। इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है और इस वीडियो में हम लोग स्पेशली मेल के इनफर्टिलिटी के बारे में जानेंगे। इनफर्टिलिटी हिंदी में जिसको बंध्यता कहा जाता है या बांझपन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इनफर्टिलिटी है क्या। तो इनफर्टिलिटी जो है कहता है कि अगर 1 साल या उससे अधिक समय तक अनप्रोटेक्टेड जो है सेक्स किया जाए, असुरक्षित जो है यौन संबंध किया जाए और उसके बाद भी यदि संतान पैदा न हो तो इस घटना को इनफर्टिलिटी या बंध्यता कहा जाता है या बांझपन भी कहते हैं। अब यह इनफर्टिलिटी एक शब्द है और एक शब्द है स्टेरिलिटी। तो इनफर्टिलिटी जो है उसको स्टेरिलिटी नहीं कह सकते। स्टेरिलिटी अलग शब्द है। स्टेरिलिटी का मतलब है कि पूर्ण रूप से संतान उत्पन्न करने में मेल या फीमेल जो है वो सक्षम नहीं है, यानी भविष्य में कोई संभावना ही नहीं है संतान उत्पन्न करने का, तो उसको कहेंगे कि वो स्टेराइल है या इस घटना को स्टेरिलिटी कहेंगे। और इनफर्टिलिटी का मतलब है कि कहीं ब्लॉकेज है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, सीमेन कम बन रहा हो, ठीक है, शारीरिक संरचना में, शुक्राणु में, अंडाणु में इस तरह का जो है अगर प्रॉब्लम है जिसको सुधारा जा सकता है तो ये इनफर्टिलिटी है। तो हम लोग जान गए कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी जो है वो स्टेरिलिटी से अलग है। स्टेरिलिटी अलग है, इनफर्टिलिटी अलग है। इनफर्टिलिटी मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता किसी कारण से नहीं है लेकिन इसे सुधारा जा सकता है। स्टेरिलिटी का मतलब है कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता बिल्कुल ही नहीं है। अब कहता है इनफर्टिलिटी दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एवं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राथमिक बंध्यता और द्वितीयक बंध्यता। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है? वैसा इनफर्टिलिटी जिसमें जो जोड़ा है, मेल या फीमेल जो है, वो कंसीव किया ही नहीं हो अभी तक, यानी फीमेल कंसीव नहीं की हो अभी तक, मेल या फीमेल से अभी तक संतान उत्पन्न हुआ ही नहीं हो, तो इस तरह के जो है इनफर्टिलिटी को प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है? इस प्रकार के इनफर्टिलिटी में पहले संतान 1 या 2 हो चुका है, उसके बाद संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, तो इसको कहेंगे ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में पहले संतान हुआ ही नहीं है, यानी अभी तक संतान उत्पन्न हुआ ही नहीं है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि पहले संतान हुआ है, अब संतान नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग जान गए कि इनफर्टिलिटी क्या है, ये स्टेरिलिटी से किस प्रकार अलग है। इनफर्टिलिटी कितने प्रकार का होता है? 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम लोग चलेंगे कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है, जैसे मेल है तो मेल में जो है शारीरिक संरचना में किसी तरह का जो है गड़बड़ी है, जैसे टेस्टिस जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, टेस्टिस जो है एब्डोमेन से नीचे नहीं आया है, शुक्राणु कम बन रहा है, शुक्राणु लगभग 9 के बराबर बन रहा हो, इपिडायडमिस या भास डिफरेंस में किसी तरह का ब्लॉकेज हो, सेमिनल फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में नहीं बन रहा है, पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है जिसको पेनाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। उसके बाद जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी तरह का जो है गड़बड़ी है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है से प्रोस्टेटिक फ्लूइड का जो है सेक्रीशन नहीं हो पा रहा है, सीमेन में फ्रुक्टोज की मात्रा जो है कम है या नहीं है, या फिर जो है जो इजैकुलेशन होता है सीमेन का, ये वेजाइना के जो है अंतिम छोर तक, यानी एकदम अंतिम छोर सर्विक्स के माउथ तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा मेल में जो है प्रॉब्लम हो सकता है। फीमेल में प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका अंडाणु सही रूप से नहीं बन पा रहा हो, ओवरी का साइज छोटा हो, यूटेरस पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन सही नहीं होता हो, ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, या हार्मोनल गड़बड़ी मेल या फीमेल में हो सकता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन सही रूप से नहीं बन रहा है, फीमेल में
एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन सही रूप से नहीं बन रहा है। उसके बाद फीमेल का जो है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये सारा प्रॉब्लम है जो कि मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी जो है उत्पन्न करता है। तो यहाँ हम लोग पहले स्पेशली मेल के इनफर्टिलिटी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो मेल के इनफर्टिलिटी का जो कारण है, कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स, पुरुष के वंध्यता का क्या क्या कारण हो सकता है, उसको हम लोग अलग अलग हेडिंग्स में बांट लेते हैं। तो कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला जो है हेडिंग जो हमारा रहेगा वो है स्पर्म डिसऑर्डर्स, यानी सीमेन में जो स्पर्म पाया जा रहा है इसमें किस तरह का गड़बड़ी है, स्पर्म कम बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, इसको देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे वेरिकोसिल के कारण जो है मेल इनफर्टिलिटी होता है, तो वेरिकोसिल क्या है जानेंगे। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। फिर इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी के कारण, रोधक तंत्र या रोधकता जो है उसमें किसी तरह का गड़बड़ी आ रहा है, एंटीबॉडी जो बन रहा है वो क्या कर पा रहा है, स्पर्म को नष्ट कर दे रहा है, मार दे रहा है, उसके मोटिलिटी को कम कर दे रहा है, ये सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा। बाधा मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, एपिडाइडेमिस ब्लॉक में ब्लॉकेज है, भास डिफरेंस में ब्लॉकेज है, भाषा इफ्रेंसिया में ब्लॉकेज है, इजैकुलेटरी डक्ट में ब्लॉकेज है, तो ये सब जो है ऑब्स्ट्रक्शंस में आते हैं। हार्मोन्स, मेल हार्मोन का सेक्रीशन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पिट्यूटरी जो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए हार्मोन भेजता है वो नहीं बना पा रहा है, नहीं भेज पा रहा है, कम भेज रहा है। और मेडिकेशन, बहुत तरह के दवा हैं, जैसे बहुत तरह का एंटीबायोटिक है, एंटी जो है डिप्रेसिव दवा है, डायबिटिक दवा है, ये सब जो है कहता है कि ये सब भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। इसके बाद क्रोमोजोम में गड़बड़ी होने पर भी मेल में इनफर्टिलिटी हो सकता है। क्रोमोजोम में गड़बड़ी जैसे वाई क्रोमोजोम मेल का नहीं बन रहा हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये सब के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो मेल में पाए जाने वाले इनफर्टिलिटी के कारण को हम लोग इतने हेडिंग्स में बांट लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्पर्म डिसऑर्डर्स के बारे में। तो स्पर्म डिसऑर्डर जो है मैं हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बता दें कि जो सीमेन है, एक इजैकुलेशन में इसका वॉल्यूम जो है 3 से 4 मिलीलीटर होता है, यानी एक बार मेल जो सीमेन को इजैकुलेट करता है उसमें सीमेन का वॉल्यूम यानी आयतन 3 से 4 मिलीलीटर होता है। अब कहता है कि उस सीमेन में जो वॉल्यूम है सीमेन का, उसमें स्पर्म की कितनी मात्रा होती है, तो उसमें स्पर्म यानी शुक्राणु जो है 200 मिलियन शुक्राणु लगभग पाए जाते हैं। तो एक इजैकुलेशन जो सीमेन का जो वॉल्यूम है 3 से 4 मिलीलीटर, इसमें शुक्राणुओं की संख्या 200 मिलियन के लगभग होती है। अब देखिए स्पर्म में डिसऑर्डर किस प्रकार का हो सकता है, तो क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि स्पर्म का काउंट जो है वो में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी स्पर्म की संख्या घट गई हो, स्पर्म लगभग 9 के बराबर बनता हो। तो स्पर्म का संख्या अगर काफ़ी घट गया है तो इस घटना को या इस बीमारी को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। ओलिगो मीन्स फ्यू, तो स्पर्म जो है कम बन रहे हैं, तो ये भी मेल के इनफर्टिलिटी का एक कारण है कि शुक्राणु जो है कम संख्या में बन रहे हैं। ये बीमारी कहलाता है ओलिगोस्पर्मिया। और शुक्राणु बिल्कुल न के बराबर बन रहा हो, एकदम न के बराबर, तो इस बीमारी को एजोस्पर्मिया कहा जाता है। तो दो तरह का बीमारी हम लोग जाने, ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया। अब कहता है स्पर्म काउंट देख लिए, स्पर्म के स्ट्रक्चर में भी जो है डिफेक्ट हो सकता है। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट कैसे हो सकता है कि इसका टेल जो है ज़्यादा डेवलप नहीं हो, मिडल पीस जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो, ठीक है, जिससे ये मोटिलिटी करके जो है मोटिलिटी अच्छी तरह से नहीं शो कर पा रहा हो, ये तैर कर अंडाणु तक नहीं जा पा रहा हो, या फीमेल के बॉडी में यूटेरस फैलोपियन ट्यूब को पार कर नहीं पा रहा हो, तो ये उसके मॉर्फोलॉजी में, स्पर्म के शुक्राणु के संरचना में भी अगर कोई गड़बड़ी है तो मेल में इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो एक डिफेक्ट ये भी हो गया। और उसके बाद है सेमिनल फ्लूइड की मात्रा। अगर सीमेन में जो सबसे ज़्यादा जो है योगदान होता है फ्लूइड का, वो सेमिनल ग्लैंड का होता है, और सेमिनल ग्लैंड के फ्लूइड को सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। तो इसका मात्रा जो है अगर कम है, ज़्यादा नहीं है, तो भी जो है मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो अब एक दो टर्म और जानेंगे। एक है
एस्थेनोजूस्पर्मिया। ये क्या है? अगर स्पर्म का मोटिलिटी लो हो गया है, यानी स्पर्म के गति करने की क्षमता जो है कम हो गई है, तो इस बीमारी को एस्थेनोजूस्पर्मिया कहा जाता है। और एक टर्म है हमारा टीरेटोजूस्पर्मिया। ये क्या है? तो डिफेक्टिव स्पर्म मॉर्फोलॉजी। अगर शुक्राणु का बनावट में, शुक्राणु के संरचना में किसी तरह का गड़बड़ी आ गया है, तो इसको टीरेटोजूस्पर्मिया कहते हैं। तो यहाँ आपको 4 टर्म्स याद रखना है जो नीट के लिए काफी जरूरी है। क्या क्या है? ओलिगोस्पर्मिया, अगर स्पर्म जो है कम बन रहा है। एजोस्पर्मिया, स्पर्म न के बराबर बन रहा हो। उसके बाद है एस्थेनोजूस्पर्मिया, इसमें कहता है कि शुक्राणु का मोटिलिटी यानी गति करने की क्षमता घट गई हो, और शुक्राणु के संरचना में अगर किसी तरह का गड़बड़ी है तो उसे टीरेटोजूस्पर्मिया के नाम से जाना जाता है। आप चलते हैं मेल इनफर्टिलिटी के एक दूसरे कारण को देखते हैं कि एजोस्पर्मिया, जो बहुत कम जो है स्पर्म का जो है काउंटिंग आ रहा है अगर मेल में, जो इनफर्टिलिटी का, मेल के जो है वंध्यता का एक कारण है, तो इस एजोस्पर्मिया का जो है एक कारण हो सकता है क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है? इस बीमारी में जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से नीचे आया ही नहीं, यानी जब चाइल्ड का बर्थ हुआ उस समय जो है टेस्टिस उसके एब्डोमेन में ही रह गया और वो नीचे स्क्रोटम में उतरकर नहीं आया। इस बीमारी को क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। तो अब हम लोग पहले भी जाने हैं, या पुराने वीडियो जो है मैं बताया हूँ, जो मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैं बताया हूँ कि अगर टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में ही रह जाए और स्क्रोटम में नहीं आए, तो वैसे स्थिति में टेस्टिस का तापमान बॉडी के तापमान के बराबर हो जाएगा। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और टेस्टिस में जो शुक्राणु बनता है, उस शुक्राणु को बनने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर टेस्टिस जो है एब्डोमेन में ही रह जाए, स्क्रोटम में नहीं उतरे, तो वैसे स्थिति में टेस्टिस का तापमान भी 37 डिग्री रह जाता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है, यानी एजोस्पर्मिया हो जाता है और मेल इनफर्टाइल हो जाता है, पुरुष बंध्य हो जाता है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता उसमें नहीं होगी। तो ये एक मेन कारण है क्रिप्टोर्किडिज्म जो है मेल के इनफर्टिलिटी का। अब देखिए, जानते हैं हाइपरथर्मिया के बारे में। हाइपर मीन्स मोर, ज्यादा, थर्म मतलब हीट, यानी किसी कारण से, इसी से रिलेटेड है, किसी कारण से अगर टेम्परेचर जो है टेस्टिस का बढ़ जा रहा, तो क्या क्या कारण हो सकता है? तो पहला है ड्यू टू वेरिकोसिल। वेरिकोसिल क्या है? तो जो टेस्टिस जो है जिस स्क्रोटम में, थैली में पाया जाता है, स्क्रोटल सैक में पाया जाता है, उसमें वेन जो है वो स्वेल कर जाता है, और इस बीमारी को वैरिकोसिल कहते हैं। इससे क्या होगा कि बेली से ब्लड जो है वो स्क्रोटम में जाने लगता है, जिससे स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाइपरथर्मिया, स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अभी बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुक्राणु को बनने के लिए 2 से 3 डिग्री कम तापमान चाहिए बॉडी टेम्परेचर के तुलना में। अब हाइपरथर्मिया का दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है? तो टाइट अंडरवियर, तो या अंडरगारमेंट्स। तो टाइट अंडरवियर जो है, या छोटे साइज का अंडरवियर अगर पुरुष पहनता हो तो क्या हो सकता है? थंबनेल में मैं बताया हूं कि लड़कों या पुरुषों को कैसा अंडरवियर पहनना चाहिए। तो टाइट अंडरवियर या छोटे साइज का, जो नॉर्मली जो है आपके टेस्टिस को उठा देता हो ऊपर की ओर और बॉडी के टच में ले आ देता हो, तो ऐसे अंडरवियर को पहनने से टेस्टिस का टेम्परेचर भी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, जिससे टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। तो टाइट अंडरवियर, छोटे साइज का अंडरवियर भी मेल के इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। अब थर्मल वियर भी है। ठंडे के दिनों में अधिकांश लोग जो है अंडरवियर भी जो है
थर्मल अंडरवियर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थर्मल अंडरवियर भी टेस्टिस के तापमान को बढ़ा सकता है, जिससे शुक्राणु बनने की घटना नहीं होगी, एंजियोस्पर्मिया होगा और मेल इनफर्टाइल हो सकता है। तो ये सब देखें। उसके बाद और भी कारण हो सकता है हाइपरथर्मिया का। दूसरा कारण हो सकता है कि जो पुरुष है, जो मेल है, वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा हो, हॉट एनवायरनमेंट में काम कर रहा हो जहाँ गर्मी ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे जहाँ ग्लास फैक्ट्री है, कांच को पिघलाया जा रहा है, आयरन फैक्ट्री है जहाँ आयरन को पिघलाया जा रहा है, तो उसके समीप काम करने वाला है, हॉट एनवायरनमेंट में अगर काम कर रहा हो तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकता है, यानी हाइपरथर्मिया के कारण उसमें एंजियोस्पर्मिया होगा, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा क्योंकि टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। तो ये सब हाइपरथर्मिया का केस है, जिसके कारण मेल इनफर्टाइल हो जाता है या हो सकता है। तो आप चलते हैं इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी के अगले कॉज में। अगला जो है इनफर्टिलिटी का कॉज जो है इन्फेक्शन हो सकता है, किसी प्रकार का संक्रमण। जैसे अगर प्यूबर्टी के बाद मम्स हो गया हो, या फिर ऑर्काइटिस का जो है प्रॉब्लम है, जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फेक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये भी जो है एक मेल के इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है, क्योंकि यह सब संक्रमण के कारण ऑलिगोस्पर्मिया होता है, यानी स्पर्म काउंट घट जाता है, शुक्राणु की बहुत कम बनते हैं, शुक्राणु की संख्या घट जाती है सीमेन में। अब चलते हैं, और भी इन्फेक्शंस हैं कुछ, जैसे कहता है कि क्लेमाइडिया है, ट्रैकोमेटिस है, उसके बाद टी माइकोप्लाज्मा, जिसको यूरियोप्लाज्मा भी कहते हैं, अगर इस सब का भी अगर इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, तो ये भी मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। तो ये हम लोग देखें कि कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसके चलते मेल जो है इनफर्टाइल हो सकता है। अब देखेंगे कि अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग, ज़्यादा अल्कोहल लेने से या अल्कोहल जो है का सेवन करने से, या स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति भी जो है कहता है कि ये इनफर्टाइल हो सकता है, क्योंकि उसमें शुक्राणु बनने की प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या होगा, बंद हो जाता है। अगला जो है कॉज जो है मेल के इनफर्टिलिटी का है मेडिकेशंस और ड्रग्स। तो ड्रग्स में कहता है कि किस तरह के ड्रग्स, तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, या एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स जो हैं, ये मेल में इनफर्टिलिटी उत्पन्न कर सकते हैं, पुरुष को बंधे बना सकते हैं। तो हम लोग ड्रग्स देख लिए। अब चलते हैं रेडिएशंस में। अगर मान लीजिए कि जो लोअर एब्डोमेन का रीजन है, जो टेस्टिस वाला रीजन है, यहाँ बार बार रेडिएशन डाला जा रहा हो, सीटी स्कैन किया जा रहा हो, या एक्सरे किया जा रहा हो, या किसी प्रकार का किसी डायग्नोसिस के लिए, किसी रोग के डायग्नोसिस के लिए रेडिएशन अगर डाला जा रहा हो, तो ये भी मेल के इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। अगला है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में कहता है, एक तो हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक तो मैं बताया कि अगर मेल में वाई क्रोमोजोम नहीं बन रहा हो, फिर एक हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके कारण भी मेल इनफर्टाइल हो सकता है। और एक जो है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसको कार्टाजेनर सिंड्रोम कहा जाता है। ये ऑटोजोम रिसेसिव ऑटोजोम के डिसऑर्डर है, और इसके कारण भी मेल इनफर्टाइल हो सकता है, इसको कार्टाजेनर सिंड्रोम कहा जाता है। अब चलते हैं मेल इनफर्टिलिटी के अगले कॉज में, जो कि है पेनाइल डिसफंक्शन। तो पेनाइल डिसफंक्शन क्या है कि पेनिस में जो है, पेनिस इरेक्टाइल नहीं हो पा रहा है, पेनिस जो है में ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा हो, जिसके चलते पेनिस में पाए जाने वाले मसल्स जो है कड़ा नहीं हो पा रहे हैं, पेनिस जो है इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यह सीमेन को जो है फीमेल के बॉडी तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो यह एक मेल इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है, पेनाइल डिसफंक्शन। तो अगला जो है देखते हैं ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज कहता है कहाँ पर, तो मेनली जो भाषा एफरेंसिया है, टेस्टिस से जो भाषा एफरेंसिया स्पर्म को एपिडाइडमिस तक जाने का रास्ता देता है, उस भाषा एफरेंसिया में अगर किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, या फिर एपिडाइडमिस के बाद का लंबा नली जो भाष डिफरेंस है, भाषा डिफरेंसिया है, इसमें अगर किसी प्रकार का अगर ब्लॉकेज है, तो स्पर्म जो है सीमेन
बाहर आ रहा है लेकिन स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहा, तो ये भी मेल इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। उसके बाद हार्मोन्स हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, अगर ये सही मात्रा में नहीं बन रहा हो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है को टेस्टिस में उपस्थित इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए ICSH नाम का हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो पिट्यूटरी से अगर ICSH नहीं आ रहा हो तो हमारा जो इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल है टेस्टिस में, ये टेस्टोस्टेरोन का निर्माण नहीं करेगा और इसके चलते शुक्राणु जनन की प्रक्रिया यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी और शुक्राणु नहीं बनेगा। तो यह भी एक कारण है, हार्मोनल जो है डिफेक्ट के कारण भी मेल इनफर्टाइल हो सकता है। उसके बाद है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ये बहुत रेयर है। ये है क्या? तो कभी कभी क्या होता है कि सीमेन इजैकुलेट नहीं कर पाता है, सीमेन जो है वो रिवर्स उल्टा चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और पेनिस से होकर बाहर नहीं आ पाता है, तो इसको रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। ये बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम लोगों में ऐसा पाया जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है मेल के इनफर्टिलिटी का। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी है। इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी क्या है? कभी कभी होता है कि किसी बीमारी के कारण या कोई ऐसा जो है हम लोग दवा खाए जिसके कारण कहता है कि, या किसी माइक्रोब का ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण शरीर में जो एंटीबॉडी बना वो स्पर्म को भी हानि पहुंचा रहा है, यानी स्पर्म को भी नष्ट कर दे रहा है, स्पर्म को डैमेज कर दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में भी मेल इनफर्टाइल हो सकता है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी में आता है। अदर्स में चलते हैं। अब अदर्स में पहला क्या है? फेल्योर टू डिपॉजिट स्पर्म हाई इनटू द वेजाइना, यानी फीमेल का जो वेजाइना है इसमें काफ़ी अंदर तक यानी सर्विक्स या माउथ तक अगर मेल जो है अपने सीमेन को डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है तो भी जो है इनफर्टिलिटी हो सकता है। उसके बाद अगला कहता है कि दूसरा जो है क्या है, तो लो फ्रुक्टोज कंटेंट, यानी जो सीमेन है उसमें फ्रुक्टोज की मात्रा जो है वो कम है, तो इसके कारण न्यूट्रिशन जो है स्पर्म को नहीं मिल रहा है, तो ये जो है हो सकता है। या फिर लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन, सीमेन का जो है वॉल्यूम जो है कम हो, तो स्वाभाविक है कि सीमेन का वॉल्यूम कम होगा तो शुक्राणु कम होगा, तो इनफर्टिलिटी का चांस ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है हाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स और हाई विस्कोसिटी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है का मात्रा ज़्यादा हो या विस्कोसिटी जो है सीमेन का ज़्यादा हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का। और उसके बाद कहता है कि एब्सेंस ऑफ स्पर्म प्रोटीन, स्पर्म में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसको कहता है कि ये प्रोटीन जो है ये फर्टिलाइजेशन के समय जो है एक को पेनिट्रेट करने में मदद करता है, तो ये प्रोटीन अगर स्पर्म में नहीं है तो कहता है कि मेल इनफर्टाइल हो सकता है। तो इतने सारे कारण हम लोग देखे मेल के इनफर्टिलिटी का। तो अब हम लोग चलेंगे, कारण तो देख लिए, अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि ये सारा जो कारण है तो कैसे हम लोग जो है उपचार करेंगे ताकि मेल जो है वो संतान उत्पन्न कर सके, उसका इनफर्टिलिटी जो है वो समाप्त हो सके। तो हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला जो है ट्रीटमेंट है कि अगर व्यक्ति जो है अल्कोहल लेता हो और अल्कोहल के कारण वो इनफर्टाइल है, तो सबसे पहले तो उसका अल्कोहल लेना बंद कराया जाएगा, ठीक है। तो अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल लेना बंद कर देना पड़ेगा, अल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा, तभी उसका मेल का इनफर्टिलिटी जो है वो समाप्त हो सकता है। दूसरा है अवॉइडेंस ऑफ टाइट एंड वार्म अंडरगारमेंट्स। ये मैं पहले भी बताया था कि लड़कों या पुरुषों को कैसा अंडरवियर पहनना चाहिए। तो लड़कों या पुरुषों को टाइट अंडरवियर या थर्मल अंडरवियर जो ठंडे के दिन में गर्मी देता है वैसा अंडरवियर नहीं पहनना है, तो इससे जो है मेल इनफर्टिलिटी से बचा जा सकता है। उसके बाद तीसरा है कोल्ड स्क्रोटल बाथ। कोल्ड स्क्रोटल बाथ कहता है दिन में 2 बार 5 मिनट तक ठंडे पानी से, प्रत्येक बार 5 मिनट तक ठंडे पानी से स्क्रोटम को ट्रीट किया जाए, स्क्रोटम को धोया जाए, इसको कोल्ड स्क्रोटल बाथ कहा जाता है।
इससे भी मेल के इनफर्टिलिटी को कम किया जा सकता है, क्योंकि जब टेस्टिस का टेम्परेचर कम रहेगा तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं यूज़ ऑफ विटामिन। कुछ विटामिन का उपयोग करके मेल के इनफर्टिलिटी को घटाया जा सकता है या सुधारा जा सकता है। जैसे विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है और फॉलिक एसिड है। ये सब विटामिन लेने से मेल का इनफर्टिलिटी जो है वो ठीक हो सकता है। उसके बाद विटामिन देख लिए हम लोग। उसके बाद कहता है यूज ऑफ क्लोमीफिन साइट्रेट। एक दवा है क्लोमीफिन साइट्रेट, इसको 25 से 50 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना है, लेकिन महीने में 25 दिन ही लेना है और इसको 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। तो क्लोमीफिन साइट्रेट का उपयोग करके मेल के इनफर्टिलिटी को समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद है HCG 5000 IU। ये जो है दिया जाता है इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन है जो मसल में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर जो है ये इंजेक्शन जो है दिया जाता है, इसको जो है वंस और ट्वाइस, 1 या 2 बार देना है सप्ताह में। ये जो है करेगा क्या, तो ये टेस्टोस्टेरोन के निर्माण को बढ़ा देता है। टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है, इसके प्रोडक्शन को शरीर में घट गया है, जिससे शुक्राणु जनन नहीं हो रहा है, तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये 1 या 2 बार जो है इंजेक्शन दिया जाता है सप्ताह में। कौन सा इंजेक्शन है, तो HCG है, 5000 IU जो है देना है। अगला है टेस्टोस्टेरोन को ओरली भी दे सकते हैं, मौखिक रूप से, यानी मुंह से भी जो है टेस्टोस्टेरोन दिया जा सकता है। 100 से 160 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन 3 जो है से 4 महीने तक इसको देना है, जो मेल के इनफर्टिलिटी को समाप्त कर सकता है। उसके बाद है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। तो ये एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज जो है कहता है कि जो सीमेन में है, तो इसके लिए जो है डेक्सामीथासोन जो है दिया जाता है, जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ऑब्स्ट्रक्शन था या जो ब्लॉकेज था, उसको हम लोग सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। तो ब्लॉकेज में जैसे भास डिफरेंस है, अगर ब्लॉक है, भासा इफरेंसिया ब्लॉक है, या फिर क्रिप्टोर्किडिज्म है, यानी फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन द स्क्रोटम, यानी टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में रह गया, स्क्रोटम में नहीं आया, इसको भी सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। तो भास डिफरेंस के ब्लॉकेज को जो है ठीक किया जा सकता है। भाषा इफरेंसिया के ब्लॉकेज को, टेस्टिस एब्डोमेन में रह गया, उसको उतारा जा सकता है स्क्रोटल सैक में। और उसके बाद वैरिकोसील जो मैं बताया था कि जो वेन जो है मोटा हो जाता है स्क्रोटम में, तो इसको भी सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। उसके बाद करेक्शन ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो मैं बताया था उसको पेनाइल डिस्फंक्शन भी कहते हैं, कि पेनिस जो है वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस को ठीक करने के लिए स्लाइडेनाफिल जो है नामक औषधि जो है दिया जाता है, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक किया जा सकता है। तो ये सब ट्रीटमेंट रहा इसके बारे में। तो मेल इनफर्टिलिटी का ये ट्रीटमेंट है, पुरुष के बंध्यता का इतना सारा ट्रीटमेंट है, ये सब उपचार है जिसके द्वारा मेल के इनफर्टिलिटी को, पुरुष के बंध्यता को ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग मेल के इनफर्टिलिटी के बारे में देखें। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे फीमेल के इनफर्टिलिटी के बारे में। फीमेल का इनफर्टिलिटी किस कारण से होता है और उसका क्या क्या उपचार हम लोग करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।